and welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, in this tutorial we are going to discuss how to calculate asymptotic notation, or you can say time complexity actually, by using asymptotic notation. And this is part 2, or you can say solution 2. In my previous video we had already discussed solution 1. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, then come to this video. तो asymptotic notation के बारे में अगर आपने मेरी previous video को नहीं देखा है तो मैं बार बार बोलूंगी आप मेरी previous video को पहले देख लीजिए, देन इस वीडियो पे आइए तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी. ठीक है, अब ज्यादा फास्ट नहीं भागेंगे, आराम से समझेंगे. और पहला केस यहाँ पर आता है आपके पास इफ देन एल्स स्टेटमेंट. अगर आपके एल्गोरिदम में इफ या एल्स स्टेटमेंट का यूज हुआ है तो वहां पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से फाइंड करते हैं, या फिर इसका गाइडलाइन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहला केस आपके पास यही है, तो मैं सबसे पहले एग्जांपल से ही स्टार्ट करूंगी. इफ n इज इक्वल टू 0, यू हैव अ स्टेटमेंट, ध्यान देना, एल्स for I is equal to 1, I less than equal to 10, I plus and then statement. तो बताओ इस केस में, इस एल्गोरिथम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. तो भैया सुनो, इसका एक रूल होता है. इसका रूल क्या होता है? टाइम टेकन बाय टेस्ट प्लस टाइम टेकन बाय इफ और एल्स पार्ट. यहां पे मैंने लिखा हुआ है टाइम टेकन बाय इफ और एल्स, और यूज किया हुआ है मैंने. और का मतलब ये है या तो इफ या तो एल्स, दोनों में से किसी एक पार्ट का आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे ऐड करना होता है. बट बात ये है कि हमको कौन सा, कैसे पता चलेगा कि हमको इफ वाले का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर टाइम टेकन ऐड करना है या फिर इल्स वाले का टाइम टेकन, ये कैसे पता चलेगा हमको. तो भैया देखो आसान है कि यहाँ पर हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इल्स पार्ट का और इफ पार्ट का, दोनों पार्ट का हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना पड़ेगा. अब हमने फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमने इफ स्टेटमेंट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाला और वो आ गया कांस्टेंट टाइम, और इल्स का निकाला वो आ गया n स्क्वायर. तो इसमें से बड़ा कौन होगा, इसमें से किसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगा? आप बोलोगे इल्स पार्ट की, तो जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगा वही ऐड होगा. आ गई बात समझ में कि जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होगी यहाँ पर हमको वही वाला पार्ट उठाना है, वही पार्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे रखना है. नेक्स्ट आता है आपका टाइम टेकन बाय टेस्ट. अब टेस्ट क्या होता है, टाइम टेकन बाय टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे टेस्ट क्या होगा? तो टेस्ट होता है भैया यहाँ पे कंडीशन. अगर इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है तो जरूरी है कि वहां पे कुछ कंडीशन होगा. कंडीशन हमको चेक करनी पड़ती है. अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इफ का पार्ट चलता है, और फॉल्स होता है तो इल्स वाला पार्ट चलता है. तो कंडीशन तो होगा ना यहाँ पे. तो जो कंडीशन होता है वो कंडीशन कितना टाइम ले रहा होता है, वही होता है टाइम टेकन बाय टेस्ट. तो वो चाहे आप इफ वाले में निकालें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर इल्स वाले पार्ट का आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाले, दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐड करना ही पड़ेगा. यहाँ पे हमको ऑप्शन कहाँ पर है, यहाँ पर है, या तो इफ वाला या तो इल्स वाला, बट ये आपका कंपल्सरी है. चलो अब अगर मैं बोलूं टाइम टेकन बाय टेस्ट, यानी कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन कितना टाइम ले रही है, कांस्टेंट टाइम ले रही है. बिल्कुल एक बार में ही कंपाइलर इसको रीड करेगा. कांस्टेंट टाइम ले रही है बिल्कुल, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं ले रही है, बिल्कुल कांस्टेंट टाइम ले रही है. तो यानी कि इसका टाइम टेकन क्या हो जाएगा, 1 प्लस. अब हमको देखना टाइम टेकन बाय इफ. पहले इफ वाला निकालते हैं. तो अगर हमने इफ वाला निकाला तो इफ में हमने देखा कि यहाँ पर भी केवल क्या हो रहा है, कंडीशन चेक होगी, उसका हमने तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ही लिया. अब उसके बाद यहाँ पे ना कोई लूप है, ना कोई स्टेटमेंट है, कुछ नहीं है, सीधे क्या हो रहा है, कोड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है. तो यानी कि ये भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट टाइम लेगा. यानी कि इफ पार्ट में आपका टोटल कितना आ रहा है, कांस्टेंट. डजंट मैटर कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, हमेशा हम इसको बिग ओ ऑफ 1 से ही डिनोट करते हैं. कांस्टेंट चाहे कितना भी, डजंट मैटर 1 + 1 = 2, नो, ये कोई मैटर नहीं करता है. आपका कौन, अगर उसको हमको डिनोट करना है बिग ओ में, तो वो क्या होता है, बिग ओ ऑफ n, 1 नॉट n में. क्लियर? चलो ये तो इसमें आया इफ.
इफ के केस में आया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इल्स के लिए, ठीक है, चलो अलग अलग अगर निकाल लें इल्स के लिए, आप कंफ्यूजन ना जाए, तो 1 तो रहेगा ही। 1 कौन सा, ये टेस्ट वाला, टाइम टेकन बाय टेस्ट वाला हमने क्या कर लिया, 1 कर दिया। अब हमको क्या निकालना है, इल्स वाले पार्ट का। इल्स पार्ट पर हम गए तो हमने देखा यहाँ पर फॉर लूप, और प्रीवियस वीडियो में मैंने फॉर लूप में कैसे हम टाइम टेकन या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, बट फिर से मैं कर देती हूँ। T1 पे यानी कि इटरेशन 1 पे आई की वैल्यू क्या है, 1। T2 पे इंक्रीज किससे हो रहा है, +1 से, यानी कि आई क्या हो जाएगा, 2। T3 पे फिर +1 से आई हो जाएगा 3। इसी तरह अगर मैं लास्ट वैल्यू P बोलूं तो क्या I इज इक्वल टू P होगा लास्ट वैल्यू, क्योंकि 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, तो P पर P ही रहेगा, और लास्ट वैल्यू हमारे N के ही तो इक्वल होगी। लास्ट वैल्यू कहां तक लूप चल रहा है, N तक, यानी कि लास्ट वैल्यू हमारी N ही तो है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे N, यहाँ पे जो टाइम टेकन होगा वो क्या होगा, N। तो 1 प्लस N, अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट नेग्लेक्ट करें तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि इस पार्ट में आपका जो टाइम टेकन आ रहा है वो क्या हो रहा है, बिग O ऑफ N। और आप कंपैरिजन करें, अगर आप कंपैरिजन करें यहाँ पर कि बिग O ऑफ 1 और बिग O ऑफ N में किसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो आप जल्दी से बता देंगे किसका है, इसका है, बिग O ऑफ N। यानी कि इस पूरे एल्गोरिदम का अगर आपसे कोई पूछे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो वो क्या होगा, बिग O ऑफ N। क्लियर है। इसको क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये लेस है इल्स में। अगर मान लो यहाँ पे n स्क्वायर होता तो हम क्या लेते, n स्क्वायर लेते, फिर इल्स वाले पार्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लेते हम, फिर किसकी लेते, इफ की। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, 1 है, तो हम कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेंगे, आंसर क्या होगा इसका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इस एल्गोरिथम का, वो होगा O ऑफ n। क्लियर है। चलो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लॉगरिथम। लॉगरिथम में देखो, लॉगरिथम कब आता है पिक्चर में, जब आपका जो इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट जो भी बोल लो, लूप में या कहीं भी अगर वो फ्रैक्शन में हो रहा है, तो लॉगरिथम केम इन द पिक्चर इन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कैसे, चलो एग्जांपल, बिना एग्जांपल के तो कोई नहीं मानता। एग्जांपल देख लो, फॉर I इज इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू n, और यहां पे मैंने बोल दिया I इज इक्वल टू I इंटू 2। ठीक है, फिर आपके पास एक स्टेटमेंट है, कुछ भी देखो, यहीं पर मैं ना 2 केस बताती हूं, पहला ये, दूसरा फॉर I इज इक्वल टू n, I ग्रेटर देन इक्वल टू 1, I इक्वल टू I डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे आपके पास क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो ऐसा है। तो अब अगर हमको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो किस तरह से निकालेंगे, देखो यहां पर अगर मैं इटरेशन 1 पे बोलूं, T1 पर I क्या है, 1 है, T2 पे I क्या है, I इंटू 2, I की वैल्यू भी क्या है, 1 इंटू 2 यानी कि 2। T3 पे I इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी 4। T4 पे I क्या होगा, 4 इंटू 2 8। तो क्या मैं इसको 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 लिख सकती हूँ क्या। और अगर मैंने ये बोला कि लास्ट वैल्यू अगर P है, तो उसको अगर हम यहां से ऑब्जर्व करें तो 1 पे क्या है 0, 2 पे क्या है 1, 3 पे 2 है, 1 माइनस है। ठीक है, तो ऐसा 2 टू द पावर P माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, और ये इक्वल होगा n के, क्योंकि लास्ट वैल्यू हमारी क्या है, n है। ठीक है, ये इस केस में हुआ जहां पे हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब देखो इस केस में T1 पे क्या होगा, I होगा n से स्टार्ट हो रहा है। T2 पे क्या होगा, I n/2 होगा, n/2 होगा क्या, बिल्कुल होगा। T3 पे क्या होगा, सॉरी n/4 होगा ना, n/4 होगा। T4 पे क्या होगा, I इक्वल टू n/8 होगा। अब देखो क्या मैं इसको n 2 टू द पावर 0, n डिवाइडेड 2 टू द पावर 1, n डिवाइडेड 2 टू द पावर 2, n डिवाइडेड 2 टू द पावर 3 लिख सकती हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और अगर मैंने बोला लास्ट वैल्यू आपकी P है, लास्ट वैल्यू अगर आपकी P है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ n टू द पावर 2 टू द पावर P माइनस 1,
क्योंकि 4 पर क्या है, पावर 3 है, 3 पर 2 है, तो p पर भी p-1 होगा और ये इक्वल होगा 1 के, क्योंकि लास्ट वैल्यू क्या है आपकी 1 है, तो ये इक्वल होगा 1 के। अब इसको अगर हमको सॉल्व करना है या फिर उसको सॉल्व करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, और मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया। लॉग 2 to the power p-1 इक्वल टू n, log n, और इसको मैंने लिख दिया p-1 log 2 अपॉन में log n। और सिमिलरली यहां पर भी मैंने log ले लिया तो log n ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, log 2 to the power p-1, यानी कि log n इक्वल टू p-1 log 2। अगर ध्यान दो तो दोनों सेम आ रहा है, p-1 log 2, p-1 log 2 इक्वल टू log n इक्वल टू log n आ रहा है कि नहीं, दोनों सेम, तो दोनों को एक ही साथ सॉल्व, मतलब एक ही जैसे ही सॉल्व करेंगे। p-1 log 2, ठीक है, तो p-1 इक्वल टू log n अपॉन में log 2। log 2 को क्या किया हमने, इसके नीचे ला दिया और फिर इसको स्वैप कर दिया है, तो p इज इक्वल टू log n बेस 2 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं क्या। और अगर हमने कांस्टेंट हटाया तो बिग O ऑफ log n लिख सकते हैं क्या। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों केस में कितनी आ रही है, log n आ रही है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने लॉगरिथम का बताया कि अगर फ्रैक्शन में है तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर फ्रैक्शन, वहां पर भी फ्रैक्शन में, इस तरह फ्रैक्शन में है तो 101% श्योर है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको लॉग का यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट प्रोग्रामिंग एग्जांपल। Give me a moment. नेक्स्ट अगर मैंने देखा यहाँ पे मेरे पास है दो प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल, तो इन दो प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। पहला आपके पास ऐसा आ जाता है, फॉर i इज इक्वल टू n, हालांकि मैंने एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ है, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, एंड देन फॉर j इज इक्वल टू 1 एंड j, सॉरी 1 है यहाँ पे, j लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस, and then okay, printf hello और anything, कोई भी स्ट्रिंग हो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक। इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। एंड देन क्लोज 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 क्लोज। तो इन दिस केस What is the time complexity? अगर आप प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो दिस इज नेस्टेड फॉर लूप, और नेस्टेड फॉर लूप का मैंने आपको ऐसा बताया था कि आपके पास जितने फॉर लूप होंगे, नेस्टेड में जितने भी फॉर लूप होंगे, सबका आप अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो और क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर आप सिंपल क्या करेंगे, पहले को देखा तो आप ये देखते ही बताओगे कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n होगी। कई बार मैंने बता दिया इस केस के लिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n होगी, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n होगी। तो आप बोलोगे n इंटू एन इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर होगी। ऐसा ही मैक्सिमम लोग बोलेंगे, बट ये है गलत। क्यों गलत है, क्यों गलत है, सोचो कि क्यों गलत है। देखो बिल्कुल गलत है ये। मुद्दा ये है यहाँ पर कि हमने यूज किया हुआ है ब्रेक स्टेटमेंट, सारा खेल इसी ने कर दिया, सारा खेल ब्रेक स्टेटमेंट का ही है। देखो पहला आपका जो लूप है, बस पहला लूप तो आपको n टाइम चलेगा, ही कंफर्म है ये n टाइम चलेगा। लेकिन दूसरे लूप में क्या हो रहा है, दूसरे लूप में सेकंड जो नेस्टेड लूप है उसमें क्या हो रहा है, इनर लूप में क्या हो रहा है कि देखो इटरेशन नंबर 1 पे अगर हम देखें i इज इक्वल टू 1 है,
प्रीवियस केस में जो जे था वो n टाइम्स चल रहा था, n टाइम्स चल रहा था कि नहीं। यहाँ पर प्रीवियस अगर वीडियो में आपको याद होगा मैंने बताया है, तो अगर आप 1 by 1 देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि j इज इक्वल टू 1 पे अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये प्रिंट हुआ और ब्रेक हुआ, यानी कि लूप हुआ ब्रेक। कितनी टाइम चला लूप, कितनी टाइम चला, 1 टाइम, 1 टाइम चला। j कितनी बार चला, 1 टाइम, ओनली 1 टाइम। इटरेशन नंबर 2 पे i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 2, i टू j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1, j तो 1 ही रहेगा। इटरेशन 2 पर भी j क्या रहेगा, पहले 1 रहेगा। कंडीशन ट्रू हुआ, प्रिंट हुआ, ब्रेक, ब्रेक यानी कि लूप क्या हुआ, ब्रेक हुआ। इनर लूप ब्रेक होता है। देखो अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज यहां पर इस तरह से किया हुआ है तो ये इनर लूप को ब्रेक करेगा, ना कि आउटर लूप को। ये मैंने ऑलरेडी अपने अगर मैंने सी प्रोग्रामिंग लेक्चर पढ़ाया हुआ है, वहां पर मैंने बताया हुआ है ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में, तो आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट आपका किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है तो हर बार जे केवल एक ही कांस्टेंट टाइम चल रहा है, कांस्टेंट टाइम, 1 टाइम। भले आपका आई n टाइम चल रहा है लेकिन जे आपका केवल कांस्टेंट टाइम चल रहा है। तो सोचो लास्ट वैल्यू अगर n हमने बोल दिया, मान लो कि लास्ट वैल्यू n या फिर p ले लो, तो i क्या होगा आपका, i p होगा, इक्वल टू n ही तो होगा। लेकिन फिर भी j आपका क्या, एक ही बार तो एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है। कंडीशन ट्रू हुई, ये प्रिंट हुआ और ब्रेक ने इनर लूप ब्रेक कर दिया और आपका कंट्रोल सीधे आउटर लूप पे चला जाता है। तो भी लास्ट सिचुएशन में भी आपका लास्ट सिचुएशन यानी कि लास्ट वैल्यू के लिए भी जे केवल कितनी बार चल रहा है, 1 टाइम्स। यानी कि अगर आप यहां से देखें तो आउटर लूप के लिए n और इनर लूप के लिए 1। दैट मीन्स कि बिग O ऑफ n, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। बहुत अच्छा सवाल था, मुझे बहुत अच्छा ये क्वेश्चन लगा। सारा खेल यहाँ पे किसका है, ब्रेक स्टेटमेंट का है। क्लियर है। सो आई होप कि आपको ये चीज भी अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल और डिस्कस करूंगी मैं, एक और बस लास्ट। और बाकी अगर मैं चाहूं तो इसमें नोटेशन में बहुत सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हैं जो आपको पता होने चाहिए, डिफरेंट, बट वो सारे चीजें मैं एल्गोरिदम या फिर एसिम्प्टोटिक नोटेशन, बिल्कुल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ईच एंड एवरी पॉइंट में तब पढ़ाऊंगी जब मैं डा का लेक्चर स्टार्ट करूंगी, डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिदम का। जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगी तो वहां पे मैं ईच एंड एवरी पॉइंट एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में डिस्कस करूंगी, प्लस मैं अलग अलग सिचुएशन के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी डिस्कस करूंगी और बहुत सारे एल्गोरिदम आते हैं वो भी मैं वहां पे डिस्कस करूंगी। बट अभी के लिए डेटा स्ट्रक्चर के लिए इतना एनफ है। ये लास्ट लेक्चर है एसिम्प्टोटिक नोटेशन पे। क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। सो फॉर एग्जांपल इंट आई जे फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n by 4, आई प्लस प्लस फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n, j plus equal to 3, then printf अमृता ठीक है। चलो 1 by 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसके लिए डिस्कस करें हम, ये होगा कांस्टेंट टाइम, बिल्कुल एक कांस्टेंट टाइम लेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम फॉर लूप की बात करें तो यहां पे देखते हैं। ठीक है, यहां पे देखो इटरेशन नंबर 1 पे आई क्या है, 1 है, तो आई क्या होगा आपका, 1 होगा। यहाँ पे कांस्टेंट मतलब 1 से इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से इंक्रीज हो रहा है, दैट्स इट। तो 2 पे क्या होगा, i इज इक्वल टू 2 होगा, 3 पे क्या होगा, i 3 होगा, एंड सो ऑन। और अगर मैं लास्ट वैल्यू अगर मैंने p ले लिया तो भी p ही होगा। लास्ट पर क्या होगा, अगर 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, इटरेशन 3 पर 3 है, तो p पर भी क्या होगा, p होगा। और लास्ट वैल्यू हमारी क्या होगी, n by 4। n by 4 लास्ट लूप कहां तक चल रहा है, n by 4 तक। तो n by 4 आपका क्या होगा, लास्ट वैल्यू होगा, इज इक्वल टू n by 4। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं p इक्वल टू n by 4 तो क्या मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपर बाउंड
अपर बाउंड बिग ओ के केस में हमेशा हम क्या लेते हैं, अपर बाउंड। तो यहाँ पे अपर बाउंड क्या होगा, बिग ओ ऑफ एन। अगर हम कांस्टेंट नेग्लेक्ट करें तो यहाँ पे अपर बाउंड क्या होगा, बिग ओ ऑफ एन। क्लियर है? तो इसके लिए आपका क्या आ गया, बिग ओ ऑफ एन। ठीक है, चलो नेक्स्ट इनर लूप के लिए देखेंगे हम। ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे क्या है, नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप है तो मैंने जैसा प्रीवियस में बोला कि आपको क्या करना होता है, अलग अलग निकालो और मल्टीप्लाई कर दो। जितने भी फॉर लूप है इनके लिए आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो अगर मैं इस लूप के लिए बात करूं तो j इज इक्वल टू 1, इटरेशन नंबर 1 पे j क्या है आपका, 1 है। j 1 है या नहीं है, अब देखो कहानी शुरू होती है। अब इटरेशन नंबर 2 पे j क्या हो रहा है, j प्लस 1 यानी 1 प्लस 3, 1 प्लस 3। ध्यान दे जाओ अभी। t3 पे j क्या हो रहा है, 1 प्लस 3 प्लस 3। बात है कि नहीं है? t4 पे क्या हो रहा है, j इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है। t इक्वल टू 5 पर क्या हो रहा है, j इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं या इसको लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगी, 1 प्लस 2 इंटू 3, 1 प्लस 1 इंटू 3, 1 प्लस 0 इंटू 3, 1 प्लस 3 इंटू 3, 1 प्लस 4 इंटू 3। तो देखो वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है, 1 पे 0 है, 2 पे 1 है, 3 पर 2 है, 4 पर 3 है, 5 पर 4 है। तो अगर मैंने बोला कि लास्ट वैल्यू p है तो j क्या होगा, 1 प्लस p माइनस 1 इंटू 3 ही तो होगा। ये क्लियर हो गया क्या? इसको एक बार आप और सोचो, पॉज करके, वीडियो को पॉज करके खुद से सोचो। ठीक है, तो वो समझ में आ जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब मैं ये बोलूं कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, n के, क्योंकि लास्ट लूप कहां तक चल रहा है, n तक, इक्वल टू n। अब अगर हम इसको अलग से सॉल्व करें तो 1 प्लस p माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या है, n है। तो p माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, p माइनस 1 इज इक्वल टू n बाई 3 माइनस 1 बाई 3। ऐसा कर लो आप, p इक्वल टू n बाई 3 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1। ये कांस्टेंट का पार्ट है। और अब यहाँ पर भी हमको क्या लेना पड़ेगा, अपर बाउंड। अगर हम कांस्टेंट नेग्लेक्ट करें तो अपर बाउंड क्या होगा आपका, बिग ओ ऑफ n। n ही तो होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n ही तो होगी। तो इस केस में भी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, n आ रही है। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1 प्लस n इंटू n। ठीक है, ध्यान देना नेस्टेड लूप के केस में मल्टीप्लाई होगा, बट अगर इसके ऊपर कोई इफ स्टेटमेंट या फिर कुछ और रहता तो वो किस में जाता, प्लस में जाता। क्लियर है? या इसके ऊपर कोई फॉर लूप, सिंपल फॉर लूप आता तो भी वो किस में जाता, प्लस में ही जाता, फिर मल्टीप्लाई नहीं करते। इन द केस ऑफ नेस्टेड लूप हम क्या करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस एन स्क्वायर, और अगर कांस्टेंट नेग्लेक्ट करें तो एन स्क्वायर, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होगी, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। सो आई होप कि आपको इतना कुछ बता दिया मैंने एसिम्प्टोटिक नोटेशन को लेकर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने को लेकर काफी हद तक बता दिया है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आपको डिटेल में जानना है और डिफरेंट अगर आपको सिचुएशन के लिए जानना है, इटरेशन के लिए रिकर्शन में जानना है, इस तरह से बहुत सारी रिकर्शन आते हैं कि ये रिकर्शन का केस है, यहाँ पर बताइए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इस तरह में जानना है तो वो मैं स्टार्ट करूंगी जब मैं डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम पढ़ाऊंगी। तो वहां पे मैं ईच एंड एवरी पॉइंट और डिटेल में और डीप में सारी चीजें बताऊंगी। बट डेटा स्ट्रक्चर के लिए दैट्स इनफ है, दैट्स इनफ। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।